बेटा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 11th क्लास वर्क एनर्जी एंड पावर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ वर्क, काम क्या है, कार्य किसे कहते हैं। तो बेटा कार्य हम बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं और अब एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, क्या फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, किसी भी वस्तु के ऊपर आप बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, अगर उस बॉडी में उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कुछ विस्थापन आ जाए, तो समझ लेना कि कार्य हुआ है, मतलब क्या हुआ है, वर्क हुआ है, ऐसा आप माने। जैसे कि ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसका कुछ वेट होगा, हमने इस पर फोर्स लगाया, बल लगाया, जिसकी वजह से इस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो किस में हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में ही तो भागा ये, आपने धक्का मारा, फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना भाई वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इंटू गति हो गई जी, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक, अब एक दूसरा केस क्या हुआ कि किसी ने एक यही बॉक्स पड़ा हुआ है, वेट पड़ा हुआ है, कोई वस्तु, इस पे एक रस्सी बांधी हुई है, अपने कंधे पे पकड़ के आगे खींचता हुआ जा रहा है। क्या जा रहा है, आगे खींचता हुआ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, जिस तरफ वो मूव कर रहा है आदमी, है ना, और जिस तरफ फोर्स लग रही है। ये बात तो दोनों तरफ एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक बात अलग है कि भाई रिक्शे जो ये एंगल बन रहा है रस्सी का, ये बिल्कुल सीधा तो नहीं है, यहाँ तो एकदम स्ट्रेट था, यहाँ सीधा तो नहीं है, यहाँ ऊपर की तरफ है और मोशन आगे की तरफ हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो हमें कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ता है। कंपोनेंट क्या बने, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कॉस थीटा होता है और अपोजिट साइन थीटा होता है। ठीक है भाई, चलो अब देखो नेक्स्ट। तो इस केस के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। लेकिन अब यहाँ फोर्स क्या है, साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में कौन है, नहीं, क्योंकि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो कहाँ रही है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेटा इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में क्या है 5 cos थीटा। इसका मतलब फोर्स के F cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इस तरफ मोशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मतलब इसका फॉर्मूला बना फोर्स मतलब F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब S। ठीक है, तो इसका शॉर्ट, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, W इक्वल्स टू F डॉट S cos थीटा, है ना, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। तो इस तरह के केस में फॉर्मूला ये वाला बनेगा। अब एक और चीज़ सीख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो पढ़ने में ये चीज़ें आसान लगेंगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, सारी चीज़ों को आपके लिए बहुत स्मूथ, आसान, छोटा कर दिया है। नहीं तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं और NCERT साथ में कवर हो रही है। ठीक, तो भाई हमें पता है कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट साइन थीटा होता है। कब, अगर कोस को हटा दिया जाए, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट में से कॉस को अगर मैं रिमूव करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, और अगर इसकी जगह साइन होता और उसमें हटा देता तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। बस इतनी सी बात को याद रखो, बाद में न्यूमेरिकल्स में काम आती है। ठीक है, कॉस को हटाने से डॉट प्रोडक्ट आता है और साइन को हटाने से क्रॉस प्रोडक्ट आता है। देखो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है जी, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। देखो अब मैं आपसे बोलूं कि आप पूरब दिशा की तरफ 10 किलो वजन ले जाओ, और फिर मैं आपसे बोलूं जी आप पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलो वजन ले जाओ, तो बताओ कहां पर आपको काम ज्यादा करना पड़ा, पूरब दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ। इक्वली हुआ ना, तो डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। मैंने बोला आप देखो सुनो, मैंने बोला आप अपना बैग उठाओ स्कूल का, जिसमें 10 किलो वजन है, मैं मानता हूँ 10 किलो वजन है आपका। आप जी स्कूल बैग घर से उठाओ, स्कूल तक चले जाओ, मैं मानता हूँ आपका स्कूल 2 किलोमीटर है आपके घर से, घर से स्कूल चले जाओ 10 किलो किलाम का बैग उठा के, और फिर स्कूल में आके मैं बोलता हूँ चलो बेटा 10 किलो का बैग उठाओ और अब घर चले जाओ। तो बताओ स्कूल से घर जाने में ज़्यादा काम करना पड़ा होगा आपको, या घर से स्कूल जाने में ज़्यादा काम करना पड़ा होगा। जिसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है बेटा बराबर ही है, 2 किलोमीटर है, घर से स्कूल जाऊँ तो भी 2 किलोमीटर है, तो काम में कोई दिक्कत तो डायरेक्शन जो भी हो, घर से स्कूल चाहे स्कूल से घर, तो डायरेक्शन से वर्क का कोई लेना देना नहीं है जी, वर्क का कोई लेना देना नहीं है। चलो इसकी यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ml² t-2। ठीक है भाई, चलो अब एक चीज होती है जी पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जी जीरो वर्क। तो हमें समझना है व्हाट इज पॉजिटिव वर्क। ये पॉजिटिव वर्क क्या है भाई, पॉजिटिव वर्क का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, हाँ जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मेरा वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन की तरफ
मूव करने लगे तो वो होता है हमारा कैसा, वो होता है हमारा पॉजिटिव। और जो बेटा एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, हमेशा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ एंगल बनेगा वो हमेशा 90 से नीचे बनेगा, लेस देन 90 बनेगा। ये देखो भाई, ये देखो एक बॉक्स पर रखा हुआ है पॉजिटिव का, देखो बॉक्स रखा है, इसका कुछ वेट है, इस पर किस बंदे ने फोर्स लगाया, अब ये फोर्स की डायरेक्शन में क्या होने लगा, मूव हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ। और जो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 90 होगा, लेस देन 90। और आपको पता है बेटा इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ ऊपर की तरफ साइन कंपोनेंट होता है, है ना। तो बेटा कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, आपने 10th क्लास तक पढ़ रखा है ना। कॉस 0 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू आती है क्या, नहीं आती ना। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू ऑलवेज या थीटा की वैल्यू एंगल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब नेगेटिव वर्क क्या होगा भाई, नेगेटिव वर्क का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाए, लेट मी स्पीक, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, मतलब फोर्स आप किसी डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो जाए। और यहाँ पर जो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से 180 के बीच में। और जब हम 11th क्लास के अंदर इस चार्ट को पढ़ते हैं, जो कि मैथ्स अगर जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो जान लेगा, और जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा होगा उस बच्चे के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, अब याद रखना। तो जो जानता है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानता वो समझ लें कि कॉस थीटा की वैल्यू से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होती है, लेकिन 90 डिग्री से 180 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आती है, उसकी क्या आती है, नेगेटिव। दैट इज वाई थीटा इज नेगेटिव एंड इज नेगेटिव वर्क। तो कोई एक एग्जांपल भी देखो कि फोर्स लगा रहा है किसी डायरेक्शन में लेकिन मोशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो बेटा यहाँ पर ये विराट कोहली खड़े हैं, विराट कोहली ने बॉल ऊपर हवा में उछाल दी, कहाँ उछाल दी, ऊपर। विराट कोहली ने तो बॉल पर जो वर्क किया वो क्या है, पॉजिटिव। क्यों, उन्होंने बॉल के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और बॉल भी ऊपर की तरफ ही चली गई, तो विराट कोहली ने जो वर्क किया वो क्या हुआ जी, पॉजिटिव। बट अब क्या हुआ भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो इस बॉल को हमेशा नीचे की तरफ खींच रही होगी, mg हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी, हमेशा नीचे की तरफ, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स लेती है अर्थ की तरफ, तो ये इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। पर फिर भी कोहली ने इसको ऊपर उछाल दिया, मतलब जो फोर्स डायरेक्शन जो ग्रेविटी का फोर्स था वो फोर्स लगा रहा था नीचे की तरफ, कहाँ लगा रहा था, बॉल पर, लेकिन बॉल कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटी के हिसाब से ये वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव। ग्रेविटी के हिसाब से वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन जब कोहली ने किया बॉल पे तो उसके हिसाब से पॉजिटिव, उसने ऊपर उछाला, बॉल ऊपर चली गई, ऊपर पे ही डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया था। बट ग्रेविटी क्या कर रही थी, उस बॉल को नीचे खींचना चाह रही थी, लेकिन बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर। तो वर्क कैसा हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा होगा कि ये फोर्स डाउन होगा और ये फिर बॉल नीचे ग्रेविटी की तरफ गिर पड़ेगी। चलो ये इतनी बात समझ में आ गई। ये भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोडक्शन है। अगर ये इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है ना तो फिर आगे की इमारत बहुत अच्छी बनती है। तो अब तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मुश्किल हो। क्यों, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर हम वैसे भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इजी चैप्टर है यार, कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल सामने चीज़ें आपके। जीरो वर्क क्या है, एक ऐसा काम जब आपने जोर तो बहुत लगाया हो किसी चीज़ पे लेकिन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया ही ना हो, बहुत फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट ना आए, और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं आया तो वर्क मेरा क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। इस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज जीरो बनता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कैसा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90, जीरो नहीं 90 होता है यहाँ पर। ऊपर वाले में क्या था, लेस देन नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या था, लेस देन 90, नेगेटिव में क्या था, मोर देन 90। और जब कोई वर्क नहीं हो तो समझ लो इक्वल्स टू थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर एक ऑप्शन देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा पत्थर है, मान लो बहुत भारी है, 1000 किलो इसका वेट है, और आप इसे क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, आप बाहुबली नहीं हो। लेकिन तो क्या होगा, क्या ये मूव करेगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो आपने शक्ति तो बहुत लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो फॉर्मूले में अगर लगाऊं तो फोर्स इंटू जीरो डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे जी, जोर तो आपने बहुत लगाया लेकिन काम जीरो हो गया जी, काम नहीं मानूंगा मैं इसको। अब क्या हुआ, मैंने आपसे बोला कि जी 50 किलो का एक सीमेंट का कट्टा उठाओ और इसको उठाकर छत पर रखाओ। 2 मंजिल का घर है मेरा और उसकी छत पर रखाओ। वह छत पर लग गया बच्चा और मैंने कहा मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ। मैं बाहर गया, बच्चा सीमेंट का कट्टा लेकर छत पे गया और फिर पता नहीं उसके मन में क्या है, वो सीमेंट का कट्टा उठाकर दोबारा से उसी जगह पर नीचे आके रख दिया और बैठ गया। और जब मैं वापस आया तो मुझे सीमेंट का कट्टा वहीं रखा हुआ मिला और बच्चा सामने बैठा हुआ हांफता नजर आया। हाँ हाँ हाँ। तो अब मैं पूछूंगा क्या काम हुआ, तो बच्चा बोलेगा हाँ काम तो हुआ। लेकिन मैं बोलूंगा ये सीमेंट का कट्टा तो यहीं रखा हुआ है।
डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर ए टू बी और बी टू ए वापस आ जाए तो उसे जीरो मानते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई जी, काम बिल्कुल नहीं हुआ। वेरी, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो होते हैं फिर वर्क जीरो। तो एक कंडीशन ये भी है ना। कई बार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्विमिंग वाला क्वेश्चन था 9th क्लास में कि एक लड़की स्विमिंग कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूल में गई, फिर वहाँ से दोबारा वापस आई, बताओ कितना वर्क किया होगा, तो जीरो हो गया वर्क उसका, ठीक है। वैसे काम तो किया है लेकिन फिजिक्स के रूल के हिसाब से नहीं हुआ। अगला एक और रूल है भाई कि बोलते हैं लोग कि कूली जब सामान सर पर उठाकर चलता है तो वो कोई काम नहीं करता फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब वो क्यों नहीं करता जरा ऐसे समझ लेते हैं। ये मान लो एक कूली है जिसने अपने सर पर एक बैग उठाया हुआ है जी आपका भारी वाला, इसने फोर्स किस तरफ लगाया, कूली ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया हुआ, जब भी तो उस बैग को उठा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड्स। लेकिन अब वो चल कहाँ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, वॉक आगे कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 तो बन रहा है। और हमने एक कंडीशन क्या देखी थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 का एंगल बने तो हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गई। पर एक्चुअली में होता क्या है कि कूली बैग आपका उठाता है किसी एक जगह से, मानो आपकी रेल के पास से उसने सामान उठाया और आपके बाहर टैक्सी तक वो लेकर गया। अब वो कैसे लेके गया, कैसे लेकर गया पर ही तो सवाल आपने उठाया, लेकिन एक्चुअली उसने आपका बैग कहीं से उठाया और कहीं पर डिस्प्लेसमेंट कवर करके उसने उसको रख दिया। तो यहाँ पर क्या वर्क दिखाई दे रहा है ना, उसने डिस्प्लेसमेंट तो कवर की ना। लेकिन इस कंडीशन में जब वो लेकर चल रहा है, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वर्क क्या है, जीरो है। लेकिन एक्चुअली में टोटल ओवरऑल देखें तो उसने काम किया है, क्योंकि उसने बैग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। इंट्रो खत्म हुआ, एडवांस की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा वर्क एनर्जी पावर के अंदर अभी हमें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में खैर हमें पता है, पर हम फिर भी एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते, मतलब उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या रास्ता है क्या पाथ है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी मतलब दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स होता है, उससे ये मैटर थोड़ी ना करता है कि वो उनका पाथ क्या है, बस पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर है कितनी पास है। ग्रेविटी जो है भाई भारत जो है हर किसी को ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है, पाथ पर डिपेंड थोड़ी ना करती है ये। हाँ बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो ग्रेविटी उस पर कम लगेगी, पास होगा जितनी पास होगा ग्रेविटी सबसे ज़्यादा लगेगी। और अगर पृथ्वी के नीचे चले जाओगे तो फिर ग्रेविटी फिर से कम होती चली जाएगी, ठीक है भाई। एक चीज़ और बता दूंगा, अगर ये शुरू हुई है तो जैसे हम अर्थ से ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, और जैसे हम अर्थ के नीचे जाने लगते हैं तभी भी ग्रेविटी कम होने लगती है। और सेंटर पर ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है अर्थ के, इसलिए हम कभी भी अर्थ को बीच में से आर पार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी जीरो है, शून्य है। और अर्थ के सरफेस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, हाईएस्ट, ठीक है। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होंगे, जो कि पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे फ्रिक्शन टोटली पाथ डिपेंडेंट ही है भाई, कि आप किसी चीज़ पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो वो मूव कर रही है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो जब तक आप किसी पाथ पर चलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे, तब तक फ्रिक्शन आएगा भी नहीं। और फ्रिक्शन हमेशा पाथ पर ही डिपेंड करता है, इसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मतलब नहीं है कोई भी, ठीक है। चलो अब जरा वर्क डन को समझते हैं यूजिंग अ ग्राफ, ठीक है। कई बार आ जाता है भाई, नीट में आ जाता है, आपके एग्जाम में भी आ जाता है कई बार कि ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ की मदद से आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक ग्राफ होता है। फोर्स देखो, ये रहा फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट की 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई जी, 10 न्यूटन फोर्स लगा था। तो बताओ जी वर्क कितना होगा, वर्क डन। तो ये निकल कर आया वर्क, ठीक है। तो अब इनको देखो, अगर इसको मैं मैच कर दूँ ये और ये, है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके इस अंडर के एरिया को फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ये तो मेरा वर्क है, वर्क डन क्या यही तो है, ठीक है। स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप जो होती है किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो होती है एक्स और वाई का चेंज जो हो रहा है आपस में, वो इसकी स्लोप होती है, ठीक है। डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स, एक्स क्या है ये रहा और वाई क्या है ये रहा। अब खैर ग्राफिकल चीज़ें तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क जो होता है वो ऑलवेज एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर निकलता है। ग्राफिकल मेथड में वर्क निकालना हो इस एरिया के अंदर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर निकलता है। इस बात को ध्यान रखना, बस इस बात को याद रखना। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना ग्राफ रिलेटेड, अगर वर्क डन पे क्वेश्चन आ गया ग्राफ रिलेटेड तो तुम्हें पता चल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, एक ही बार निकलता है, ठीक है। देखो अब एरिया अंडर ट्रायंगल है क्या एक्चुअली, तो y इंटू एक्स,
मतलब वही क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यही तो वाई और एक्स है ना, कुछ और नई चीज़ तो नहीं इसलिए। और एरिया अंडर कर्व जो है, जो कर्व बन रहा है, जो कर्व बन रही है क्या, यही तो एक्चुअली वर्क है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये सब समझ में आ गया, एरिया अंडर जो कर्व है, कर्व के अंडर जो एरिया है वो वाई इंटू एक्स है, इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। और जो कर्व के अंदर जो एरिया है एक्चुअली वही वर्क है, तो वर्क इज टू, बस बात खत्म। और मैंने क्या बताया था कि भाई वर्क जो निकलता है, वर्क डन जो निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होता है इन द केस ऑफ ग्राफिकल मेथड। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप जरा ये देखो, यहाँ पर बेस क्या हुआ, ये नीचे वाला एरिया, और हाइट की हुई यही वाला एरिया तो हुआ, तो ये था मेरा फोर्स और ये था मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना है मेरा, हाइट मतलब 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 5, मल्टीप्लाई किया 5 × 10 50 25, तो वर्क आया आपका 25 जूल। याद रखना बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ये अब देखो एक बारी, ये छोटी चीज़ें हैं पर इतनी भी छोटी नहीं कि मैंने इग्नोर कर दी। जैसे कि वर्क जो होता है ना, वर्क ये क्या है, इसकी जो यूनिट है वो जूल है। क्या है बेटा, जूल है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और खैर इसका हमने शुरुआत में तुमको वो भी बता दिया था, क्या बोलते हैं, डायमेंशन भी बता दी थी, है ना, वो ये थी ml2 t-2। अब अभी मैं एनर्जी बताऊंगा। वैसे याद रखना, एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ml² t-2। ठीक है, देखो अब एनर्जी क्या होती है, शक्ति क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, जरा समझ ले इस बात को। एनर्जी, अब ये वो पावर वाला शक्ति नहीं है। एनर्जी का मतलब है किसी भी काम को, वर्क को करने की जो तुम्हारी कैपेसिटी होती है ना, वो उसको हम एनर्जी बोलते हैं, क्षमता कह लो उसको, है ना, और अच्छी हिंदी क्षमता ही हो गई, अच्छी बात। तो किसी काम को करने की कैपेसिटी, जैसे मेरे अंदर एनर्जी है किसी काम को करने की, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। अब जैसे क्या हुआ, आप पूरे दिन पहले ही स्कूल से पढ़ के आए हो, थक गए, घर आए, उसके बाद आपको आपकी मम्मी ने या किसी ने कुछ काम बोल दिया कि यार ये काम कर लो आप, तो आप क्या बोलेगा, अरे अभी तो मैं इतनी दूर से ये स्कूल में थक गया, मेरे अंदर ताकत नहीं है, आई डोंट हैव एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब है एनर्जी नहीं है, इसलिए काम नहीं हो सकता। तो किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी है उसी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब किसी के अंदर एनर्जी ज़्यादा, किसी में एनर्जी कम, अब भाई यही है, वर्क एनर्जी पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। वर्क होगा ही नहीं अगर एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर उसे करने की। फोर्स कैसे पैदा करोगे, शक्ति कैसे लाओगे अंदर, पावर जनरेट कैसे करोगे, एनर्जी ही नहीं होगी तो। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल। क्या है, जूल। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज वर्क ml² t-2। ठीक है, ओके। वैसे जो एनर्जी है ना, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, है ना, जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमने पढ़ी है 9th क्लास में, 8th क्लास में, कई एनर्जीज के बारे में हमने सुना हुआ है। सोलर एनर्जी से बोलते हैं हम, देखे ना, सोलर से लाइट आ जाती है, वो भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है। तो बहुत एनर्जीज हमने सुनी है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो मेन एनर्जी हमें पढ़नी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़नी है बेटा, वर्क एनर्जी पावर के अंदर जिस एनर्जी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा या क्वेश्चन जिससे आएंगे या जो एनसीईआरटी ने बोल रखा है वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको KE और PE इन शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। या आप ये भी कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास जो निकल कर आएगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगा। ठीक है, अब याद रखना बेटा, एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, मतलब एनर्जी जो होती है पूरे एक सिस्टम की होती है, समझ गए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। जैसे आपने किसी के गाल पे चाटा धर दिया तो आपकी जो एनर्जी थी वो किसी के गाल पे हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी बेटा हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ज़रा बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर आ गई हो, क्या, किसी की बॉडी की पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी हो वो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब आप कह सकते हो स्टोर्ड एनर्जी, किसी के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि यार इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है,
अगर ये ढंग से मेहनत करे तो ये कुछ बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, नीट को ले सकता है, जेई कर सकता है, एडवांस कर सकता है, आईआईटी जा सकता है ना, ये कुछ भी करियर में कुछ और कर सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है अगर वो यूज़ करे तो। ठीक है, तो स्टोर्ड उसके अंदर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी के अंदर कैसे एक्वायर्ड होती है, दो तरीके से होती है। उसकी पोजीशन की वजह से भी हो सकती है, या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकते हुए, उसको दबाते हुए, उसके अगेंस्ट जब एक फोर्स लगाई जाती है ना, तब भी उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। थोड़ा सा एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक हाइट वाला एग्जांपल लेते हैं, पोजीशन वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर दबाने वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी होती है, अगर वो एक ही मंजिल पे रखी हो तो तुम्हारी टंकी में आने वाले पानी का प्रेशर इतना नहीं होगा। अगर वो दूसरी मंजिल पे रखी हो तो और तेज़ होगा, तीसरी पे और तेज़, चौथी पे और तेज़, पांचवी पे और तेज़। जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे आपने हाइट बढ़ाते चले गए, पोटेंशियल बढ़ते चले गए। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आपने पेंसिल ली, इस पेंसिल को इतनी छोटी सी हाइट से छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसकी हाइट बढ़ाते बढ़ाते जाओ, इसको जितनी ज़्यादा ऊपर ले जाकर छोड़ोगे उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको ले जाकर 10वीं मंजिल से फेंकूंगा तो हो सकता है इस पेंसिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बिल्कुल पॉसिबल है कि हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है अच्छा ऐसे भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लो, उसे यहाँ से छोड़ना, फिर उसको एक मंजिल से छोड़ना, फिर उसको अपने फ्लैट की 10वीं 5वीं मंजिल से अगर इतने ऊंचे पे रहते हो तो वहाँ से छोड़कर देख लेना, पर देख लेना बेटा नीचे कोई ना हो, कहीं किसी के सर पे छोड़ दो। ठीक है, तो देखना वो कितनी तेज़ नीचे गिरता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पत्थर के। इसका मतलब जितना हाइट बढ़ती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। एक एग्जांपल ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी चीज़ को प्रेस करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, किसी चीज़ को अगेंस्ट मोशन में खींचने से भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जैसे एक धनुष बाण है, ठीक है, अब इस धनुष बाण को बो एंड एरो पे मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया इस बो पे, और ये जो रस्सी है, ये जो लास्टिक है, ये जो भी चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, इसको मैंने खींचा ही नहीं, ऐसे ही रखा। अब क्या ये तीर कितनी दूर गिरेगा बताओ? ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यहीं गिर जाएगा ये तो। ये तो निकलेगा भी नहीं इसमें से शायद, है ना। और अगर मैं इसको इतना खींच लूँ तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो ज़्यादा दूर अब मैं इसको इतना खींच लूँ, इसकी बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ले जाऊँ इसको, जितना भी ये पीछे खींच सकता है उतना खींच लूँ, तो बताओ ज़्यादा दूर जाएगा। तो क्यों जाएगा ये ज़्यादा दूर? क्योंकि हमने क्या किया, इसको उसकी जो पोजीशन में चेंज किया, पीछे इसको अगेंस्ट ले गए और उसको रोका, तो उसके अंदर एक एनर्जी तैयार हो गई। एक इस रस्सी में, इस इलास्टिक में, जो भी ये चीज़ है, इसमें एक एनर्जी तैयार हो गई। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये इनिशियल पोजीशन में वापस आएगा, ये अपनी जितनी भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसने एक्वाइर्ड की थी, ये इस एरो में, इस तीर में डाल देगा, और ये तीर उतनी ही एनर्जी से आगे जाएगा, और शायद फिर वो हिट भी कर जाएगा फटैक, और हो जाएगा सियावर रामचंद्र की जय। देखो भैया, अगला स्प्रिंग होती है, आपको पता है। स्प्रिंग को अगर आप अगेंस्ट मोशन करें, स्प्रिंग को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबा दबा के यहाँ ले आए, ठीक है, इसको दबाया 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 यहाँ ले आए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जब आप ले आए, इसको अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने कुछ हल्का फोर्स लगाया, ज़्यादा दम नहीं लगा। फिर जब ये बेंड हो गई इतनी, तो अब आपका फोर्स क्या लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, और शक्ति लगेगी ना। अब आपने इसको और ताकत लगा के और ज़्यादा दबा डाला। अब आपने क्या किया, पहले इसको दबा के यहाँ लाए, थोड़ा ताकत लगा, अब ये काफ़ी इसके अंदर दब गया, आपने और ताकत से इसको दबा दिया, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, क्या ये आपके हाथ को पुश कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? कर रही होगी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, ये दोबारा अपनी फाइनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, है ना। टॉय गन देखिए, टॉय गन में यही तो होता है, हम बुलेट को इस तरह से पुश करके छोड़ देते हैं, और जैसे ट्रिगर दबाते हैं, स्प्रिंग दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है, और वो बुलेट आगे की तरफ भाग जाती है ना। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं जितनी फोर्स है। और याद रखना, ये फोर्स कैसी है, वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स नहीं है ये, क्योंकि शुरुआत में इतनी ताकत नहीं लगती, लेकिन बाद में हाँ, बाद में ज़्यादा फोर्स लगती है ना। जैसे बैंड होने लगती है, और ज़्यादा बैंड करने के लिए और ज़्यादा ताकत लगने लगती है। एनर्जी नहीं बेटा, फोर्स, 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 है ना। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, टर्म्स को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एंट्री होती है हुक की, किसकी? हुक साइंटिस्ट हैं, उनकी एंट्री होती है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है,
इन्होंने जब देखा कि आपने एक स्प्रिंग को फोर्स डाल के दबाया, तब उन्होंने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया। साइंटिस्ट तो इसी नज़र में रहते हैं, कहीं से भी एक फॉर्मूला बना दें, तो उन्होंने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया। उन्होंने बोला कि आपने जो फोर्स लगाया स्प्रिंग पर अगेंस्ट, उससे क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कुछ हुआ, अंदर की तरफ मूव हुआ, ठीक है, हाँ कुछ, हाँ उसके तो उसको उन्होंने एक्स बोल दिया। तो उन्होंने बोला जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट बीच में फिट हुआ F = kx, इसको ही हम स्प्रिंग का कांस्टेंट बोल देते हैं। और ये किसने बताया जी हमें, हुक्स ने। और एक बात याद रखना, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होता है। क्यों होता है बताया ना, कि स्प्रिंग को शुरुआत में दबाने में कम और बाद में जब ये ज़्यादा ताकत लगती है तो आपका फोर्स कांस्टेंट तो रहा नहीं, शुरू में कुछ लगा रहे थे, एंड में कुछ लगा रहे हो, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट वर्क डन इज, अब इसके अंदर जब आपको पता है कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हो अपने फोर्स में, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी होता चला जा रहा है। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, शुरुआत में फोर्स कम लगते हो, फोर्स कम लगता है लेकिन स्प्रिंग ज़्यादा अंदर चली जाती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा भी स्प्रिंग को अंदर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत फोर्स ज़्यादा लगता है पर और बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डेल्टा, मतलब बहुत छोटे स्केल पर लेते हैं टू कैलकुलेट। और फिजिक्स का तो रूल ही यही है, वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग बाय स्मॉल अमाउंट। स्प्रिंग को बहुत छोटे अमाउंट में डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क लगता है, जो शक्ति मतलब कार्य किया जाता है, काम किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, वो क्या है, तो वो है dW = F × dx। अब व्हाट इज F? F इज द फोर्स, वर्क काम, और D क्यों है, स्मॉल वर्क, वेरी स्मॉल वर्क, और dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेटा dx और dy की को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। अब बेटा इंटीग्रेशन जिस बच्चे को नहीं करनी है, जिसमें मैथमेटिक्स से आता है उसकी तो बात ही खत्म, उसे तो आता ही होगा, और जिसे नहीं आती वो इंटीग्रेशन पे हमारा वीडियो देख ले, एक बार देखोगे ज़िंदगी भर सफल हो जाओगे। फिजिक्स में जितनी इंटीग्रेशन चाहिए होती है वो मैंने करवा रखी है, ईजिएस्ट वे पॉसिबल। कैसे सर्च करोगे, इंटीग्रेशन SVP इंस्टीट्यूट डाल देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और कहानी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन होता है, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। ये x और 0 क्या है, हम मानते हैं कि भैया शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 था, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 था जब हमने उसको पुश नहीं किया, लेकिन जब हमने उसे पुश किया, उस पर जब फोर्स लगाई, किस पर, स्प्रिंग पर, तो उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट आया, वही तो माना। तो शुरुआती लिमिट क्या हो गई, इनिशियल लिमिट 0 एंड फाइनल लिमिट इज x। तो भैया इनिशियल एंड फाइनल लिमिट होती है। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं कि कांस्टेंट तुरंत बाहर आ जाता है, उसका इंटीग्रेशन होता नहीं, फिर x का इंटीग्रेशन होता है, और वो किस तरीके से होता है दिखा रखा है। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की जाती हैं, और वो हमने यहाँ पर की है। जो इंटीग्रेशन जानता है वो समझ रहा होगा व्हाट इज द स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड, लेकिन जो नहीं जानता वो एक बार उसको ज़रूर रिवाइज कर ले। उससे क्या हुआ कि आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आया, द वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। ये फॉर्मूला आया और यही है दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना, जितना काम आपने एक स्प्रिंग के ऊपर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जितना काम आपने एक स्प्रिंग को दबाने में किया, इसको यहाँ से मान लो इस पोजीशन में ले आए दबा के, आपने उतना काम किया इसको दबाने के लिए, वो सारा काम वेस्ट नहीं हुआ। आपको पता है ना भैया, एनर्जी, ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये वेस्ट नहीं यार, ये चीज़ें वेस्ट नहीं होती कभी भी, ये कन्वर्ट हो जाती हैं, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर जितना भी काम किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब काम हो गया इन दी एंड। जो भी आपने यहाँ काम किया ना स्प्रिंग को दबाने के लिए, वो सारा का सारा जो वर्क है वो जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही स्प्रिंग खुलेगी, जैसे ही स्प्रिंग हटेगी, एकदम से खुलकर अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगी, और आपने जो भी इसके ऊपर काम किया था, जो भी इसके अंदर शक्ति लगाई थी, फोर्स लगाई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, और एकदम से वो खुलेगा और इसका अपोजिट आपको रिएक्शन दे देगा। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होकर निकला, U = 1/2 kx²। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। देखो या आप चाहो तो सीधा फाइनल फॉर्मूला याद कर सकते हो, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो भी आपने काम किया
एक वो स्प्रिंग को potential, दबाने में हाँ, वो potential। उसी उतना ही वही काम हाँ। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो गया। हाँ। तो फॉर्मूला सेम रहा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को U बोल दिया तो यहाँ पर U है, और यहाँ पर W वर्क बोल दिया, बात दोनों का फॉर्मूला एक ही है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, तो ये इंटीग्रेशन हमने किया यहाँ से, और किस तरीके से लेकर आए, हुक्स लॉ का यूज करते होते हमने इसको ड्राइव किया। आप चाहो तो ड्राइव करना सीख सकते हो, इससे आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, आपके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, और क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, थोड़ी सी आलस है आपके अंदर, तो आप एक काम करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लेना। एक कर लोगे दूसरा याद रहेगा, लेकिन इतनी रिलेशन याद रखना कि वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग टू पुश इट, है ना, टू कंप्रेस इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, आप इसको फाइनली याद कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखकर इंटीग्रेशन करते हुए ही इस डेरिवेशन तक आए, फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा आज की जो टॉपिक है अभी है वो है काइनेटिक एनर्जी। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़कर आगे आए हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी है, जो किसी भी वस्तु की स्थिति, पोजीशन पर डिपेंड करती है। अच्छे से हम पढ़कर आ गए। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, जब कोई चीज चल रही हो, दौड़ रही हो, मोशन में हो, उसके अंदर जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है ना, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि आपका दोस्त भाग रहा है, भागते भागते आप अपने दोस्त के सामने आ गए, क्या होगा, वो आप में एक टक्कर देगा और आप जमीन पे फ्लैट हो जाओगे। क्यों, वो जब भाग रहा था तो उसके अंदर एक शक्ति आ गई थी। अब उसके अंदर जो शक्ति आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी जो आ गई थी, अब एकदम आप उसके सामने आ गए, वो रुक भी नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर जो ताकत थी एकदम अचानक से वो रोक भी नहीं पाया, और आपकी और उसकी टक्कर हो गई। ये है गतिज ऊर्जा, जो गति से आती है। काइनेटिक ऊर्जा जो कि मोशन से आती है। इसका फॉर्मूला है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। v इज दी वेलोसिटी, m इज दी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बस, बहुत बढ़िया है जी। चलो बेटा अगला देखो। और बेटा याद रखना, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कल मैंने एक स्प्रिंग का आपको बताया था कि स्प्रिंग को दबाते जाओ दबाते जाओ, जब तुम उसको दबा दोगे मैक्सिमम, तो क्या होगा, उस स्प्रिंग के अंदर एक ताकत होगी जो स्टोर रहेगी, और जैसे ही आप उस स्प्रिंग को रिलीज करोगे, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एकदम से बाहर निकलती है ना। जैसे कि हमारी बचपन में बंदूक होती थी, टॉय गन, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग को हम बैंड करके पीछे लगा देते थे, आगे बुलेट होती थी प्लास्टिक की, और जैसे ही उसको ट्रिगर दबा के रिलीज करते थे, वो क्या करता था, दूर फेंकता था बुलेट को। कहाँ फेंकता था, दूर। और ऐसे धनुष पे हमने एरो लगाया, एरो को पीछे की तरफ जितना खींचते हैं इलास्टिक और छोड़ते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तीर आगे जाता है और जाकर जहां पर आपको हिट करना होता है लग जाता है। ठीक है, चलो भाई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ की, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहली थ्योरम तो आपने देखी, कौन सी, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत बार पूछा जाता है ना, वाइवा के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है। वाइवा होता है ना, तो कभी जब इसमें वाइवा होगा मैडम पूछेगी, तो हुक्स लॉ बड़ी पसंदीदा टॉपिक है भाई इसके अंदर। हुक्स लॉ सुनाओ जी। तो वही स्प्रिंग वाला आप बता देना, जितना हम स्प्रिंग को जितना वर्क डन, उतना ही स्प्रिंग के अंदर डिस्टेंस कवर। चलो, अब स्टोर एनर्जी भी उसी के बराबर होती है, वर्क डन के बराबर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य और शक्ति के बीच के जो कार्य कर रहे हो, जो शक्ति लग रही है उसके अंदर, उसके बीच का संबंध है ये, उसके बीच की क्या रिलेशन है। तो उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, मैं एक बार तुरंत बता देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसको सॉल्व करना जरूरी है, इसको सीधा याद कर लेना। नहीं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर कोई पूछेगा तो आपसे बोलेगा जी पूरा थ्योरम ड्राइव करके दिखाओ, पूरा करके दिखाओ। बस एंड में इस थ्योरम का कंक्लूजन ये निकलता है, मैं बताऊंगा कैसे ड्राइव हुआ है, पर कंक्लूजन बताता हूँ। कंक्लूजन ये निकलता है कि आप जितना भी कार्य करते हैं, उतना ही किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में चेंज आता है। जितना भी आप वर्क करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज आता है। जैसे मान लो कि आपके पास आपका दोस्त साइकिल चला रहा था। क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है, बड़ी धीरे धीरे चला रहा है, थक गया है, आपने देख लिया अपने दोस्त को। या मान लो आपका एक दोस्त है जिसने पढ़ाई नहीं की, आज वो रिक्शा चला रहा है, वो थक गया, धूप में, बहुत धूप है बाहर, आपने उसको देखा, आप अपनी स्कूटी पे जा रहे थे, आपने क्या किया, एक पैर लगा दिया उसके रिक्शे पे और स्कूटी चला दी। उससे क्या हुआ कि अब उसकी रिक्शा तेज चलने लगी और आपके दोस्त को पैडल मारने की दिक्कत कम हो गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों, आपने उसके ऊपर जितना काम किया उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और बेटा जो भी आपका दोस्त है जो पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा, पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो हो सकता है आप पैर ही लगाएं और वो रिक्शा ही चलाए और उल्टा भी हो सकता है। चलो, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, किसी की भी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के अंदर उतना ही चेंज आएगा जितना आप उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे कि आपकी दोस्त भाग रही है आराम से और आप पीछे से आए, आपने सीधा उसमें धक्का दिया,
अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन हो सकता है वो गिर भी जाए, वो हो सकता है वो गिर जाए और आप अंदर से बड़े खुश हो जाएं, है ना। ये काम मत करना, पर ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये आते कैसे हैं, इस कंक्लूजन तक आते कैसे हैं, तो ये जरा देख लो, बस इस इतना काम समझ लो, काम खत्म। सबसे पहले मैंने वर्क का फॉर्मूला लिया, कार्य का। भैया कार्य और ऊर्जा के बीच में रिलेशन लेना है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि जितना काम करूंगा उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इधर समझो भाई, आगे जाओ, ठीक है। तो जितना कार्य करोगे उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब जितना फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम छोटा लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा पार्ट लेते हैं, सब पूरे को तो जब भी इंक्लूड करेंगे स्मॉल डी, मतलब स्मॉल वर्क तो स्मॉल डिस्टेंस कवर होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है भाई। आपको पता है फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूँ, क्यों भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है एक्सेलरेशन को मैं चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ, dv बाई dt, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस dv बाई dt और dx को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, dx बाई dt, dv अलग, मतलब x का मतलब क्या है, डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और ये अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी तो होती है, वो बहुत बढ़िया हो गया जी। तो जब मैंने इस dx को इधर ले आया, इसको यहाँ पर रखा तो हो गया वेलोसिटी, तो मेरे पास क्या आया, स्मॉल वर्क आ गया, थोड़ा छोटा वर्क आ गया, जो हमने उस पर अप्लाई किया किसी बॉडी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो वो क्या हो गया, m, इसकी वजह से v और dv, dw इक्वल्स टू m डॉट v डॉट dv हो गया, बात खत्म। कितना आसान है, मजा आ गया भाई। चलो, अब आपको पता है स्मॉल वर्क को, एक छोटे से पार्ट को अगर बड़ा बताना हो, टोटल निकालना हो, तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन के आप रूल और फॉर्मूले और रेगुलेशंस देख चुके होंगे मेरी वीडियो में, पुरानी वाली में, और नहीं तो एक बार देख जरूर लेना, नहीं तो डेरिवेशन कर ही नहीं पाओगे, रेक्टिफिकेशन में फायदा कुछ नहीं। अब मैंने ड्राइव किया, अब ये क्या है भाई, u और v, u लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, मतलब u क्या, इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड, सबको पता है भैया, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग u और v कहलाता है, ठीक है भाई। कर दिया इंटीग्रेट, कांस्टेंट बाहर आ गया, v डॉट वी, ठीक है। अब उसके बाद जब स्क्वायर किया 2 का, तो v2 स्क्वायर नीचे 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई तो ये सामने आया, और निकल कर आपका क्या आया, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, बात खत्म। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, बात खत्म। तो इसी का मतलब क्या है, अब फाइनल में से इनिशियल माइनस करके आएगा क्या, एक्चुअली चेंज आएगा, जो भी आएगा चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं। तो हमको पता चला टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना भी काम करोगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। आप समझो बेटा पावर क्या है, देखो पावर का मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता। जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर बहुत पावर है, और जैसे मैं कंपेयर करता हूँ मेरे किसी दोस्त से कि मेरे दोस्त में कम पावर है, मुझ में पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब पता क्या चलता है, स्केल क्या है इसका, कि हाँ कि कौन कितना काम कर सकता है, ठीक। और मान लो मेरा दोस्त एक काम को पूरा दिन लगा के करता है, मान लो एक काम वो कर रहा है, मान लो ईंटें ढो रहा है, ईंटें उठाकर छत पर पहुँचानी है 100 ईंटें पहली मंजिल पे, वो ये काम एक दिन में करता है, और वो मैं काम आधे दिन में कर देता हूँ, मतलब वो 12 घंटे ले रहा है तो मैं 6 घंटे ले रहा हूँ। तो कौन जल्दी कर रहा है काम को, मैं, बिल्कुल, जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकता है उसी की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन है ना, ताकत है। अब मेरी यूँ तो मैं कहूँगा नहीं ना, पश्चिम दिशा में ताकत है मेरी और पूर्व दिशा में ताकत नहीं है मेरी। अब भैया डायरेक्शन क्या, इसकी SI यूनिट क्या है भाई, वॉट, क्या है, वॉट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बना, P इक्वल्स टू F इंटू वी, वेयर F इज फोर्स एंड V इज दी वेलोसिटी, ठीक है। और अगर इसको कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे तो ये बन सकता है P इक्वल्स टू FV cos थीटा। बात समझ में आ गई, ईजी है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर, मतलब आपने देखा ना गाड़ी इतने हॉर्स पावर की है, तो हम बड़ी बड़ी पावर्स को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक कार है जिसका 200 किलो मास है, उसको किसी क्रेन ने ऊपर उठाया, ठीक है, कितना, 30 मीटर उठाया, 1 मिनट में उठा दिया, कितने मिनट में, 1 मिनट में।
और दूसरी क्रेन ने उसी काम को 2 मिनट में कर दिया। एक क्रेन ने 1 मिनट लिया, दूसरी क्रेन ने 2 मिनट लिए। तो बताओ दोनों की पावर कैलकुलेट करके बताओ दोनों की पावर क्या थी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो। मास कितना है 200 किलो, डिस्प्लेसमेंट कितनी 30 मीटर ऊपर उठाई। पहले वाले ने कितनी देर में उठा दी 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे वाले ने 120 सेकंड में, मतलब 2 मिनट में। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना, P = W/T। ठीक है, वर्क अपॉन में टी, और वर्क क्या भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या लगा, जब हम भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स कर रहे हैं तो mg फोर्स लगा, और हाइट है तो mgh हो गया, जितनी हाइट उठाई, है ना। तो 200 किलो का वेट था। g की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और हाइट कितनी 30 मीटर, 1 मिनट। पहला वाले केस में क्या है, P1 60 सेकंड, काटा तो निकल कर आया 10,000 वाट। अब सेकंड केस निकाल लो, दूसरा केस देखो। दूसरे केस के अंदर क्या है, पावर 2, वर्क अपॉन टी, mgh अपॉन में टी। ठीक है, 2000 मतलब 2000 किलोग्राम, 10 g और 30, और अपन में गया 120 सेकंड, काटा तो निकल कर आया 5000 वाट। ठीक है भाई। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि किस क्रेन ने ज़्यादा काम किया है, तो किसने किया ज़्यादा काम किया, बताओ। उसने कम टाइम में कर गलत जवाब, काम तो दोनों ने बराबर ही किया है। चलो बच्चों, आज हमें अभी पढ़ना है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। जब कोई एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ऑब्जेक्ट टकराते हैं, तो उसे कोलिजन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं भिड़ंत। क्या कहते हैं, भिड़ंत। इलास्टिक कोलिजन, या जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, टाइप है कोलिजन के, भिड़ंत के टाइप हैं। पहला है भाई इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कोई दो चीज़ें किसी स्पीड से आपस में टकराई, और टकराने के बाद भी उनकी स्पीड कम नहीं हुई, चाहे वो टकरा कर एक दूसरे से दूर चली गई हूँ या एक दूसरे के साथ ही भागने लगी हूँ, लेकिन दोनों की स्पीड में कोई कमी नहीं आई। इस तरह के कोलिजन को, इस तरह के टकराव को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, जिसके अंदर कोई लॉस ना हो, काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस ना हो। मतलब जितनी स्पीड से टकराए फिर भी कोई फर्क ना पड़े, फिर भी चलती जाए। ठीक है, तो याद रखना बेटा, कोलिजन जब होता है, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, टकराव हो, उसके अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे कि अब मान लो कोई भी चीज़ आपस में आकर टकरा गई, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो जाए, लेकिन उसकी जो टकराने से एनर्जी है वो दूसरे का ट्रांसफ़र हो गई ना, ख़त्म तो नहीं हुई ना। तो एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम बना होता है ना चलने का उनका, वो बना रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बार देखो, जब तुम कैरम बोर्ड खेलते हो, बड़ी गीटे से छोटी गीटी मारते हो, तो टकराकर बड़ा गीटा स्लो हो जाता है और छोटी गीटी तेज भागती है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। मोमेंटम क्या हो जाता है, ट्रांसफर, लेकिन ख़त्म नहीं होता। समझ गए, लीनियर मोमेंटम कभी ख़त्म नहीं होता ना, एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कभी भी खत्म ना हो, बराबर बनी रहे। अगला कोलिजन है, अगली भिड़ंत है इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब एक ऐसी भिड़ंत जिसके अंदर दोनों जब चीज़ें आपस में टकराएं तो उनमें से किसी की स्पीड कम हो जाए या दोनों की कम हो जाए। वही एग्जांपल जो अभी मैं दे रहा था, जब आप एक स्ट्राइकर को गोटी पे मारते हो, छोटी वाली को रानी लेने के लिए, तो क्या होता है कि रानी की स्पीड तेज और खुड़ुक अंदर, लेकिन गीटा जो होता है आपका, स्ट्राइकर जो होता है, वो स्लो हो जाता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी आ रही है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, नॉर्मल स्पीड में आई, कहीं टकराई फटक, है ना, और एक खड़ी हुई गाड़ी में टकरा गई, तो खड़ी हुई गाड़ी हल्की सी आगे को हो जाएगी और दूसरी वाली की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक ऐसा टकराव, ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, वो क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। अब एनर्जी यहाँ भी बची रहेगी और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा दोनों में। ठीक है, अगला है भाई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो हमने देख लिया ऊपर कि टकराया और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, लेकिन ये परफेक्ट इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भैया ये मान लो कि जब दो चीज़ें आपस में टकराई हों तो उन दोनों की जो स्पीड बन जाए फिर वो सेम हो जाए। मान लो किसी की स्पीड, दो अलग अलग स्पीड थी, हाँ इक्वल हो जाए, चले वो दोनों, लेकिन वो फिर इक्वल स्पीड से ही चले दोनों के दोनों। मान लो एक की स्पीड ज़्यादा थी, एक की कम थी, दोनों आपस में टकराए, डुड़ुम। अब क्या हुआ, दोनों टकराने के बाद जब आगे बढ़े तो जो तेज चल के आ रहा था उसकी स्पीड भी कम हो जाए और जो दूसरा वाला था उसकी स्पीड उसके बराबर हो जाए और दोनों एक स्पीड से आगे बढ़े। ठीक है, बस यही है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, लेकिन स्पीड कम हुई, किसी ना किसी एक की तो स्पीड कम हुई ना, बराबर आने के लिए। हाँ,
अगला है भाई हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन का मतलब है बिल्कुल आमने सामने टकरा गए भाई, बिल्कुल अपोजिट आकर बड़ा आगे एक दूसरे से टकरा गए। और टकराने के बाद क्या हुआ, एक दूसरे के साथ ही मोशन करने लगे। क्या, अब एक दूसरे के साथ ही मोशन करने लगे। या आप बोल सकते हो जैसे कि मान लो एक गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, दूसरी गाड़ी तेज आई, बुड़ूम टकराई, दूसरी गाड़ी क्या हुई, टकरा गई। और अब क्या हुआ, उस टकराने वाली गाड़ी और जो टकराई गाड़ी, वो जो खड़ी थी गाड़ी, वो अब वो दोनों ही आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के साथ मूव करने लगी। ऐसे मान लो जैसे कुछ, जैसे दिखाओ ये पेन है ना, अब मान लो ये पेंसिल है, मेरा पेन आया, धैड़ इससे टकराया, अब ये रुकी हुई थी, अब ये चलती गई, ये भी चल रहा है और ये भी दोनों चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब हेड ऑन हमारा हो गया। अब बचा ऑब्लिक या 2D कोलिजन जिसे बोलते हैं। एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर जब दो चीज़ें आपस में टकराएं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें।